दोस्तों, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे इंडिया में 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी शिक्षा की जो ज़रूरत है, शिक्षा की जो अहमियत है, इस पे रोशनी डाली जाती है। अगर आप मौलाना आज़ाद को समझना चाहते हैं तो आपको उनका जो फ़लसफ़े तालीम जो है, जो शिक्षा से संबंधित जो उनका दर्शन है, वो आपको समझना होगा। और हम सब इस बात को जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए थे और जो उनका बर्थडे है, यौम विलादत है, जन्मदिन जो है 11 नवंबर, उसी को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो मैंने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये प्लान किया कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ मौलाना आज़ाद के जो विचार हैं शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके, समाज की तश्कील नौ के बारे में जो उनके विचार हैं, उस पे क्यों नहीं एक छोटा सा मैं पॉडकास्ट, एक लेक्चर आपके लिए बनाऊं। मौलाना आज़ाद ने तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारी किताबें भी उनके ऊपर लिखी गई हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप मुझसे ये पूछे कि पहली और सबसे अहम या फिर पहली और अहम कौन सी राइटिंग मौलाना आज़ाद की है जिसे अगर हम पढ़ें तो मौलाना आज़ाद की जो विचार हैं शिक्षा को लेके, इसको हम आसानी से जान सकें, तो मेरी राय ये है कि आप मौलाना आज़ाद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फरवरी 18, 1947, फरवरी 18th 1947, और उस वक्त मौलाना आज़ाद जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट, जो अबूरी हुकूमत थी, उसमें वो शामिल हो चुके थे और एजुकेशन से संबंधित जो जिम्मेदारी थी वो उस इंटरिम गवर्नमेंट में वो निभा रहे थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने तालीम के बारे में, उनकी हुकूमत क्या सोच रही है, उनका क्या विचार है, उनके क्या ख्यालात हैं, इससे मुतालिक एक उनका नोट है और इस नोट का टाइटल है एजुकेशन एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरवरी 18, 1947। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मुझे इस लेख को पढ़ना हो तो कैसे मिलेगा ये लेख, तो ये मौलाना आज़ाद की जो सेलेक्टेड राइटिंग्स है उसमें ये शामिल है। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ, जो टाइटल है, जो मौलाना आज़ाद का ये जो एजुकेशन से संबंधित जो प्रेस एक स्टेटमेंट है, उसका टाइटल है एजुकेशन एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये मौलाना आज़ाद की जो कलेक्टेड राइटिंग्स है उसमें आपको मिल जाएगी, जो पब्लिकेशंस डिवीज़न ने छापा है। एक और किताब मेरी निगाह से, एक छोटी सी किताब गुजरी जिसका नाम है वर्ड्स
ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ नेशन, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ नेशन, इसे पेंगुइन ने 2010 में छापा है। और इसमें जो ये एजुकेशन और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन वाला जो इनका जो प्रेस नोट जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और जब मैंने मौलाना आज़ाद वाली जो पेंगुइन वाली किताब देखी, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन, तो इसमें जो हवाला दिया गया है वो पब्लिकेशन डिवीज़न से प्रकाशित जो उनकी कलेक्टेड राइटिंग्स है उसी का हवाला दिया गया है। तो आप कहीं से भी इस राइटिंग को पढ़ सकते हैं। अब इस राइटिंग में है क्या, क्यों हम हैं, क्यों पढ़ें, बहुत लोग ये सवाल पूछ सकते हैं। और मैं इस छोटे से अपने प्रेजेंटेशन में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि क्यों हमें इसे जानना चाहिए। और आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी अब नहीं दिख रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाल इतना बुरा है कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल चले जाइए और दूसरे इलाकों में चले जाइए जहाँ की जो सच्चाई है उसको मैं थोड़ा बेहतर तरीके से जानता हूँ। वहाँ पे क्लास वाला सब कॉलेजेस में नहीं चल रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं, डिग्रियां बांटी जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि वहाँ पढ़ाई कम और रोबोट की तरह शिक्षक को और छात्र को बनाने की कोशिश होती है। काम की क्वालिटी क्या है, कितना सीखा जा रहा है, इससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। एक डिसिप्लिन का वहाँ पे रिजीम है, बहुत ही सफोकेटिंग है। और ये बिजनेस बन चुका है प्राइवेट एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स सब परेशान हैं, लेकिन प्रॉफिट खूब जनरेट हो रहा है। देखिए अखबारात में भी अगर आप पढ़ेंगे, जो रूलिंग क्लास से जो संबंधित जो आपको इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे, उनका ये मानना है कि हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ के क्या करेंगे, मार्केट में कम पढ़े लिखों की ज़रूरत है, क्यों गवर्नमेंट ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और इन सारी चीज़ों पे इतना खर्च कर रही है। और आप पढ़िए अंग्रेज़ी के बड़े बड़े अखबार को पढ़िए, उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट से जो पोषित इंटेलेक्चुअल हैं इस तरह से आर्टिकल्स लिखते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि पब्लिक एजुकेशन पे हमला है हर तरफ में। पब्लिक यूनिवर्सिटी बुरे हाल में है, प्राइमरी स्कूल का बुरा हाल है, प्राइवेटाइजेशंस बहुत हाई है, पैसा दो, डिग्री लो, ज्ञान मिले या ना मिले, समाज में परिवर्तन हो या ना हो, इससे बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को नहीं है। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप एजुकेशन पे बजट को देखेंगे भारत में, तो आप पाएंगे कि जो गरीब मुल्क हैं या साउथ एशिया के भी दूसरे मुल्क हैं, उससे भी हम कम पैसा एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। समझ लीजिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको लगता है कि पैसा, बजट का हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करना पैसे को पानी में डालने के बराबर है। लोग पढ़ेंगे, लोग सवाल करेंगे, लोग और डिमांड करेंगे, इससे बेहतर पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ना है तो सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना तुम लेबर बन जाओ, तुम फैक्ट्री में काम कर सको, बस। पढ़ाई के साथ साथ एक ज्ञान बने, एक अच्छा समाज बने, ये बहुत ज़्यादा मतलब रूलिंग जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो मौलाना आज़ाद ने जो चिंता जाहिर की थी, जो चिंतन दिया था, जो दर्शन दिया था, वो इन समस्याओं से और इन परिस्थितियों से बहुत जुड़ा हुआ है। बात उन्होंने ये तकरीबन आज़ादी के वक्त कही थी, आज 70-80 साल गुजर गए, लेकिन समस्या आज भी बनी हुई है, और शायद आज समस्या और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। सेकुलर हुकूमतों ने भी मौलाना आज़ाद को कितना काम करने दिया, उनकी बातों को बाद की हुकूमत ने
कितना फॉलो किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी की जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो तो और भी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशंस कर रही है। रिसर्च पे, फंडामेंटल रिसर्च पे, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स को प्रमोट करना, बच्चों के वेलफेयर को प्रमोट करना, टीचरों के वेलफेयर को प्रमोट करना, एक क्रिटिकल माहौल को अगर सपोर्ट नहीं करना तो कम से कम बर्दाश्त करना, एक नॉलेज प्रोडक्शंस के लिए जो डेमोक्रेटिक स्पेस होता है उसको बढ़ाना, इस सब से मतलब नहीं है अभी की गवर्नमेंट की। इनका यही मतलब है कि एक ख़ास जो विचारधारा है उसको थोपा जाए, एक ख़ास धर्म और संप्रदाय को भारत की जो सरजमी है उससे जोड़ के दिखाया जाए और बाकियों को विदेशी कहा जाए और उनकी सभ्यता, संस्कृति, योगदान को दबाया जाए। राष्ट्रवाद के नाम पे, अपने नायकों को पहचानने के नाम पे क्या हो रहा है इस पूरी मुहिम में, क्या हो रहा है कि जो वंचितों के जो सवाल हैं, जो माइनॉरिटी के सवाल हैं, जो एक क्रिटिकल ट्रेडिशन जो है सब कॉन्टिनेंट में था, इंडिया में था, उसको दबाया जा रहा है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि मौलाना आज़ाद का जो लेक्चर है वो काफ़ी अहम है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करूं। आप सुनिए इसे, अपनी भी राय दीजिए। और मैं बार बार ये बिलीव करता हूं कि नॉलेज जो है किसी एक महापुरुष के दिमाग से निकलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि मैंने कुछ कहा, आपने सुना, मेरी कमियों को आपने उजागर किया और इसी प्रक्रिया में ज्ञान जो है आगे बढ़ता है। बाकी अगर एक ही व्यक्ति बोले सब सुने, ये भी कोई ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मौलाना आज़ाद जो थे बहुत बड़े स्कॉलर थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, आज़ादी के दौरान कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, 1940 के बाद बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, इस्लामिक मामलों के जानकार थे, दीन और धर्म के बहुत बड़े माहिर थे, उर्दू, फारसी, अरबी के बहुत बड़े जानकार थे, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते थे और कांग्रेस में उनका जोर भी था। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक सेकुलर माइंड के लीडर थे, हिंदू और मुसलमान की एकता में वो बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि इंसान का जो धर्म है, वो जो साझा संस्कृति है, जो साझा विरासत है, इसमें कोई टकराहट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू है तो उसका हिंदू होना किसी के मुसलमान होने से टकराता नहीं है। या भारत जैसे मुल्क में मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं तो इससे भारत कमज़ोर नहीं होता बल्कि मजबूत होता है। आज़ाद के लिए डाइवर्सिटी जो है वो स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री के लिए। आजकल क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी एक डर पैदा कर रहा है, अरे उस समुदाय की आबादी बढ़ रही है, वो समुदाय डेमोग्राफी बदल रहा है। मौलाना आज़ाद के पास ऐसी बातें नहीं थी। मौलाना आज़ाद इस्लामिक ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशंस दोनों की अहमियत जो है उसको बतलाते थे। हाँ, उनका एक धर्म था, उनकी एक राय थी, उनका एक आस्था था, उनका एक अकीदा था, लेकिन मतलब रिलीजियस बिलीफ रखना बहुत अहम बात है, रिलीजियस एजुकेशंस लेना बहुत अहम बात है, एक अच्छा मुसलमान या हिंदू होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि रिलीजियस होने का मतलब कि हम दूसरे रिलीजियस बिलीफ को ना एक्सेप्ट करें। वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे अंदर में टॉलरेंस भी हो, यानी रिलीजियस बिलीफ, फेथ, टॉलरेंस, रिलीजियस फ्रीडम, सेकुलरिज्म, कंपोजिट कल्चर, नेशनलिज्म, ये सब उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी। वो आपस में टकराहट उनके बीच में नहीं है। मौलाना आज़ाद ट्रेडिशन को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो मॉडर्न जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न वैल्यूज़ आ रहे हैं, उसको भी वो कह रहे हैं कि इससे भी हम आंख बंद नहीं कर सकते, इसे भी हमें अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मौलाना आज़ाद ये भी मानते थे कि जो फिल्म है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए एक अच्छा मैसेज देने के लिए, यानी तालीम को फैलाने में टीवी, रेडियो का भी इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, वो एक पक्के
मजहबी इंसान होने के बाद भी उनका कोई साइंस रीज़न से कोई टकराहट नहीं था। जैसा कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो रिलीजियस मुसलमान है वो साइंस का विरोधी है, वो रीजन का विरोधी है, वो मॉडर्निटी का विरोधी है, वो डेमोक्रेसी का विरोधी है, वो सेकुलरिज्म का विरोधी है, वो दकियानूस है, वो धर्म में डूबा हुआ है, वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, वो दूसरे धर्म को नीचा समझता था। ये सारी बातें अगर आज़ाद की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी बातें नहीं थी। आज़ाद ने पार्टीशन को भी पुरजोर लफ्ज़ों में उसका विरोध किया। कांग्रेस में आज़ाद, महात्मा गांधी, यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे। बाकी लोग एक वक्त में पार्टीशन को उन्होंने कबूल कर लिया। और ये बात सिर्फ आज़ाद नहीं कह रहे हैं, ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कह रहे हैं। और आज़ाद जो हैं वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है उसके बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। और एक जगह उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर आज़ादी मिल जाए और हिंदू मुसलमानों की यूनिटी न मिले तो ऐसी आज़ादी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी के लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की यूनिटी अगर टूट जाएगी तो मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद को तोड़ा जा रहा है। तो इस पूरे संदर्भ में आप देखेंगे तो आज़ाद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उनकी जो एजुकेशन की फिलॉसफी है वो उनकी जो आउटलुक है उससे बहुत मेल खा रही है। मौलाना आज़ाद क्या हैं, सेकुलर, रिलीजियस, नेशनलिस्ट, मैन हु बिलीव्स इन टॉलरेंस, a man who is not rejecting tradition, at the same time he is also willing to get benefited by science and technology। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और एक उनके अंदर में एक बैलेंस दिखता है। हालांकि मौलाना आज़ाद की बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस क्यों हैं ये किसी और दिन हम बात करेंगे। इशारतन यही कह दें कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर में काम कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर में किन शक्तियों का जोर ज्यादा चलता था ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। वहां भी एक ताकतवर लोगों की लॉबी थी, वहां भी एक पूंजीपति लोगों की लॉबी थी, वहां भी हिंदू राइट की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी थी। तो बहुत कुछ मौलाना आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि इंसान जो है एक अपनी उसकी जो मजबूरियां हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। कमरा जितना बड़ा होगा उसी कमरे के भीतर ही आप टहल सकते हैं, दीवार को तोड़ के आप नहीं टहल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है तो इंडिविजुअल का भी रोल इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर कमरा मान लीजिए कि छोटा है तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें वॉक करने का स्पेस ना मिले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने विवेक, अपने दिमाग, अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करे तो छोटी सी जगह को ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो जहां आज़ाद के ऊपर एक जो कांग्रेस पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसके अंदर में एक हद तक आप देखेंगे एक मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज थी, उसके अंदर में एक लैंडलॉर्ड, एक पूंजीपति, एक हिंदू राइट की जो लॉबी थी उसका बड़ा जोर था। वो एक मौलाना आज़ाद के ऊपर एक कॉन्स्ट्रेन है, वो कांग्रेस के ऊपर भी कॉन्स्ट्रेन है, वो देश के ऊपर भी कॉन्स्ट्रेन है। बहुत सारी पॉलिसीज कांग्रेस के अंदर में जो सोशलिस्ट तबके के जो लोग हैं वो लाना चाह रहे हैं, लेकिन लाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये भी है कि उसी हुकूमत में रहते हुए भी मौलाना आज़ाद ने जो कुछ किया बाकी के दिनों में उसी कांग्रेस या बाद की हुकूमत में जो शिक्षा मंत्री बने उन्होंने नहीं किया। तो मौलाना आज़ाद एक स्ट्रक्चर से कॉन्स्ट्रेन भी फील कर रहे हैं, मगर वो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी ला रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एक ज़माने में हमारे देश में शिक्षा मंत्री होते थे मौलाना आज़ाद, इतने बड़े विद्वान, दानिश्वर, हुमायूं कबीर, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने मौलाना आज़ाद की जो किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, उसको उन्होंने ही मौलाना आज़ाद के कहने पे उसको डिक्टेट करके उस किताब को बनाई थी। प्रोफेसर नूरुल हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। तो एक ज़माने में ऐसे ऐसे हमारे देश में शिक्षा मंत्री होते थे। अब शिक्षा मंत्रालय को कितनी तरजीह दी जाती है ये इस बात से भी जाहिर है कि आजकल के शिक्षा मंत्री ऐसे आ रहे हैं जिनकी तालीमी सलाहियत के ऊपर ही सवाल उठ रहा है, यानी जिनके खुद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर पे सवाल उठ रहा है और वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। ये भी देखिए देश कहाँ आ चुका है। तो ये सब बातें जो आजकल की पॉलिटिक्स की है, आजकल की जो समस्याएं हैं वो भी उठाना ज़रूरी है। और उस परिस्थिति, उस समस्या को भी हल करने के लिए हमें मौलाना आज़ाद से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। क्या है आज की समस्या? मैसिव प्राइवेटाइजेशन, एक शिक्षा में बड़ी तेज़ी से उसका कम्युनलाइजेशन, माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के सिंबल्स, उनकी हिस्ट्रीज़ को दबाना, पब्लिक एजुकेशन से उसका जो शेयर है बजट में वो कम होते जा रहा है। तो इन सवालों को, इन समस्याओं को जो आज एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के हमारे सामने उभर रही है, अगर इसका भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो मौलाना आज़ाद के जो एजुकेशंस की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर आपको दिख जाएगी। तो अब हम आने वाले कुछ 10 मिनट के अंदर में अब हम जल्दी से उनके एजुकेशंस के बारे में क्या फिलॉसफी है उसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लें। उसके बाद से हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि मौलाना आज़ाद जो हैं उनका जो एजुकेशंस का जो मतलब फिलॉसफी है वो कुछ ऐसा है कि उसमें लिबरल और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ भी हैं, उसमें साइंटिफिक टेम्पर भी है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो एक नेहरूवियन जो करंट है उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। एक जो इनलाइटनमेंट का जो असर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मॉडर्न लिबरल ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेटिक ये एजुकेशन होना चाहिए, है ना। जो मॉडर्न एजुकेशन हुआ उसमें जात धर्म की जो कैद थी वो ख़त्म किया गया। अनटचेबिलिटी, कास्ट, जेंडर, ये सारे कंडीशंस जो थे, धर्म के जो कंडीशंस थे वो ख़त्म हुए। एक अचीवमेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिला सबको पढ़ने का, सबको नौकरी पाने का, सबको टीचर बनने का, एक कम से कम एक फॉर्मल इक्वालिटी मिला। ये दूसरी बात है कि फॉर्मल इक्वालिटी जो है इक्वालिटी की दिशा में एक कदम होता है, लेकिन ये संपूर्ण चीज़ नहीं होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नेहरू जी और मौलाना आज़ाद के बाद बहुत लोगों को तालीम मिली, लेकिन बहुत लोगों को तालीम नहीं भी मिली। बहुत लोगों को हायर एजुकेशन पाने में या नौकरी पाने में दिक्कत हुई, क्योंकि जो कास्ट नेटवर्क था वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, दलित को, पिछड़े तबके के जो लोग थे उनको आने नहीं दिया, या उनकी जितनी एंट्री होनी चाहिए उतनी एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि जो नेहरूवियन स्टेट था उसने कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए कुछ सब्सटैंटिव काम नहीं किया। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। उसको लगता था कि फॉर्मल इक्वालिटी हो जाएगी, डेमोक्रेसी आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राम मनोहर लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया बार बार कहते थे कि अगर कोई जात पात को डिनाई कर रहा है तो आप मत समझिए कि वो कास्टिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप जात पात को डिनाई करते हैं और वहीं चुप हो जाते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करते हैं, आप एफर्मेटिव एक्शंस का इंतज़ाम नहीं करते हैं लोअर कास्ट के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़ों के लिए, तो फिर क्या होता है कि एक मेजोरिटेरियन टेंडेंसी दिखेगी। एक जो ताकतवर लोग हैं वही सिस्टम में बने रहेंगे। तो ये एक कमी है नेहरूवियन स्टेट की, और मौलाना आज़ाद भी उसी फ्रेमवर्क में जब काम कर रहे हैं तो वो कमी उनके अंदर में भी है। लेकिन फिर मैंने पहले आपको बताया और याद दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद मंत्री थे, लेकिन वो सरकार के अंदर काम कर रहे थे और वो सरकार के ऊपर बहुत सारे शक्तियाँ थी, अपना दबाव डालती थी। तो लेकिन मौलाना आज़ाद की अचीवमेंट यही है कि उन्होंने इस देश में जो सामंती व्यवस्था थी,
जो भेदभाव छुआछूत पर आधारित थी, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम रखा, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम रखा, एक साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम रखा, और उन्होंने रिलीजियस जो एंगल थे या रिलीजियस जो टीचिंग थी या फिर जो ट्रेडिशंस था उसको बिल्कुल खारिज भी नहीं किया, उसको दफन भी नहीं किया, उसके लिए स्पेस भी छोड़ा, लेकिन ये भी कहा कि रिलीजन के नाम पे इंटॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। डाइवर्सिटी, टोलरेशन, हम-आहंगी, भाईचारा के साथ ही रिलीजन का भी अस्तित्व हो सकता है। एक रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन जो है ये उनको काबिल कबूल नहीं था। हिंदुस्तान जैसी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान थे उनकी नज़र में। उनके अंदर में, मौलाना आज़ाद के अंदर में हिंदी और उर्दू के बीच में कोई फ़र्क नहीं था। वो गांधी जी के रास्ते पे वो भी समझते थे कि ज़बान के नाम पे लड़ना ठीक नहीं है। एक हिंदुस्तानी ज़बान हो जिसमें पॉपुलर वर्ड्स हिंदी और उर्दू के हों, और उसके रस्मुल ख़त जो हैं, उसकी जो लिपि हो वो देवनागरी में भी हो और वो उर्दू में भी हो, और हिंदू और मुसलमान दोनों को चाहिए कि वो हिंदी और देवनागरी की जो लिपि है उसको सीखे। और जब अलीगढ़ में कुछ सालों के बाद जब वो एजुकेशन मिनिस्टर भारत के, आज़ाद भारत के बन जाते हैं और वहाँ कन्वोकेशन में जाते हैं, तो वहाँ इस बात को कहते हैं अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के सामने कि आप इतिहास में जाके देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ब्रज भाषा को प्रमोट करने में मुगल्स लोगों का बहुत रोल रहा है, और बहुत सारे मुस्लिम शायर, कवि, लेखक ने ब्रज को आगे बढ़ाया है। वो अपील कर रहे हैं मुसलमानों से कि आप हिंदी को भी आगे बढ़ाइए, आप हिंदी को भी सीखिए। तो मौलाना आज़ाद जो हैं, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कोई ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई साइंस एंड कोई ट्रेडिशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो अनडेमोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे है, वो सेकुलर है, मगर वो रिलीजन के खिलाफ भी नहीं है, वो ट्रेडिशन के खिलाफ भी नहीं है। वो एक हारमोनी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो रीजन, फेथ के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है वो। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशन, ये इस तरह की जो बातें हैं, नेहरू के अंदर में भी ये चीज़ें आप देखेंगे, ये बातें आपको सर सैयद अहमद खां के अंदर में भी देखेंगे। एक मॉडर्न सेकुलर जो थिंकिंग है उनके अंदर में देखेंगे, और मौलाना आज़ाद के ऊपर भी वो असर आपको दिखेगा। कहीं और मैंने पढ़ा था कि मौलाना आज़ाद की जो राइटिंग है उसके ऊपर और भी जो इस्लामी दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं उनका भी बड़ा असर है। जमालुद्दीन अफ़गानी हैं, इन लोगों का भी असर है। किसी और डिस्कशन में इसके ऊपर हम बात करेंगे। यानी मौलाना आज़ाद जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन को ट्रेडिशंस के साथ टकराहट नहीं दिखा रहे हैं। वो धर्म को सिटीजनशिप के साथ वो टकराहट नहीं दिखा रहे हैं। वो डाइवर्सिटी को एक नेशन बिल्डिंग के लिए टकराहट नहीं दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि इसके बीच में हार्मनी होगी और होनी चाहिए। और हिंदू और मुसलमानों दोनों को डॉक्टर वो आज़ाद कह रहे हैं, मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि उनको एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हिंदी सिर्फ एक ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं है, और ना ही मुसलमान की ज़बान उर्दू है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जिस तरह की डाइवर्सिटी की उम्मीद मौलाना आज़ाद ने आज से 70-80 साल पहले की थी, वो डाइवर्सिटी नहीं दिखती है। गांधी जी का जो सपना था वो नहीं दिखता है वहाँ पे। वहाँ पे जो माइनॉरिटी तबके के जो बच्चे होते हैं उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। और हिंदी डिपार्टमेंट के अंदर में भी आप जाएंगे, देखेंगे, चाहे मीडिया हो, चाहे एजुकेशन हो, जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे एक ख़ास इलाके के लोग, उत्तर भारत के 1-2 जो राज्य हैं वहाँ से लोग, एक ख़ास सवर्ण जाति के लोग, वही लोग सारे संस्थाओं पे, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, हिंदी डिपार्टमेंट के ऊपर वही बैठे हुए हैं। लेकिन क्लेम में किया जाता है कि हिंदी जो है वो जन जन की भाषा है, पूरे देश की भाषा है। लेकिन वही जो साउथ से, वही जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए आए, तो उसको जिस तरह का माहौल देना चाहिए वो हिंदी वाले लोग नहीं दे पाते हैं। तो मौलाना आज़ाद से के जो मैसेज है कम से कम हिंदी वाले उसको बहुत ही सीरियसली ले। तो मौलाना आज़ाद जो हैं वो एक सेकुलर एजुकेशंस के सपोर्टर हैं। वो जो कौमी तालीमी पॉलिसी जो थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके असर में
वो जो मदर टंग है, जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, उसको भी वो प्रमोट करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 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 एजुकेशन का जो माध्यम होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, है ना। और वो कह रहे हैं एक जगह इसी लेक्चर में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 10 क्लास तक मदर टंग जो है उसका एक्सपीरियंस कामयाब रहा है। अब ज़रूरत है कि इसको आगे के दर्जे में भी इसको मदर टंग जो है उसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है। आजकल क्या हो रहा है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो हमारी बोलियां होती हैं, जो हमारी ज़बानें होती हैं, जो उसको अहमियत नहीं देते हैं। और देखिए ये जो सत्ता द्वारा पोषित जो लैंग्वेज के जो माहिर हैं, जो लिंग्विस्टिक के जानकार हैं, उन लोगों ने भी कितना गलत काम किया। बोलियों को अलग बांट दिया, उनको कम दर्जे पे रखा, दर्जेबंदी कर दी। तो एक ज़बान होती है, तो एक क्लासिक ज़बान होती है, तो एक महान ज़बान होती है, तो एक छोटी ज़बान होती है। इस तरह से करके ये भी एक साजिश है। इस तरह की बातें मौलाना आज़ाद के इस लेक्चर में नहीं आ पाती है, लेकिन ये भी अगर मौलाना आज़ाद के उस स्पिरिट को आप देखेंगे तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये महान लैंग्वेज के लिए सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है और उस महान क्लासिक लैंग्वेज को बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो आदिवासियों की जो ज़बान है, जिसको लाखों लाखों हज़ारों हज़ारों लोग बोल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। प्रोविंशियल लैंग्वेजेस के नाम पर भी खेल हुआ है। बिहार के अंदर में हिंदी को थोप दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि बिहार के अंदर में भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका ये भी ज़बान है जो उतनी ही आदरणीय है, उतनी ही मधुर है, उतनी ही ताकतवर है जितनी और कोई ज़बान है। इनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता है? तो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को बढ़ाने की बात जब मौलाना आज़ाद कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोविंशियल लैंग्वेजेस के अंदर में भी किस तरह से जो और भी ज़बानें थीं जिनको बोली का एक टैग देके उनको दबा दिया गया, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासी ज़बानों को हुआ है, और वो बहुत रिच हैं, उनकी अपनी एक ट्रेडिशंस है, उनका एक अपना साइंटिफिक टेम्पर है, उनका अपना वे ऑफ लाइफ है। और ज़बान अगर मर जाएगी तो समुदाय भी मर जाता है। वो ज़बान जो है वो एक रिच ट्रेडिशन कैरी करता है। मुझे याद है प्रोफेसर GN देवी ने कहीं किसी एक लेक्चर में कहा था कि एक वर्ड को बनने में कितना साल लगता है। एक लंबे अनुभव के बाद एक वर्ड, एक शब्द की उत्पत्ति एक ज़बान में होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज़बान को ख़त्म कर दे रहे हैं। क्यों ख़त्म कर दे रहे हैं? क्योंकि उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सरकार जो है आदिवासी समुदाय से टैक्स वसूलती है, लेकिन उनको ज़बान को फ़रोग़ करने के लिए उसकी वो तवज्जो नहीं है। अगर आप बहुत हंगामा करेंगे तो यही कहा जाएगा बच्चे लेके आओ, फिर उस ज़बान में एजुकेशन दी जाएगी। ये भी देखिए पल्ला झाड़ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि मौलाना आज़ाद ने प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को, मादरी ज़बान को बढ़ाने की बात की। और मेरी जो दलील है आदिवासी लैंग्वेजेस की, वो उसी मौलाना आज़ाद के लॉजिक का ही एक एक्सटेंशन है कि अगर मदर टंग अगर किसी की हिंदी है या किसी की मदर टंग गुजराती है और इस आधार पर उसे गुजराती में और हिंदी में तालीम मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसी तरह से अगर किसी की ज़बान उर्दू है, किसी की ज़बान संथाली है, किसी की ज़बान कुड़ुक है, तो उनको भी उस ज़बान में तालीम मिलनी चाहिए। मदर टंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अंग्रेज़ी को छोड़ के सिर्फ हिंदी की बात करेंगे या गुजराती की बात करेंगे या बंगाली की बात करेंगे, नहीं, या पंजाबी की बात करेंगे। मदर टंग का मतलब जिसकी जो बोली है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल कहाँ हो रहा है ना। सरकार को, मिनिस्ट्री को सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने में, रोज़ पोस्ट करने के लिए वक्त है, लेकिन एक ज़बान जो हज़ारों सालों से जो जीवित है, जिसको लोग बोल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए टाइम नहीं है, बहाना बनाया जाता है। जो संस्थाएं हैं उसमें भी बोलियों के नाम पे एक हेजेमोनाइज लैंग्वेज वहाँ पे काबिज है, और उस लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाने के लिए वहाँ लोग नहीं बैठे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं खुद के स्वार्थ के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो सारी संस्थाएं भी हैं, उसको डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है।
तो कुछ बातें मौलाना आज़ाद की आ गई, सेकुलर, मॉडर्न, डेमोक्रेटिक, डाइवर्सिटी पे आधारित, मदर टंग पे आधारित ज़बान होनी चाहिए, और यही बात मौलाना आज़ाद कह रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो एक साउंड सिस्टम एजुकेशन में पैदा करने की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एजुकेशन का हाल ठीक नहीं है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। इस बात से वो समझ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं अपने इस लेक्चर में कि जो टीचर का जो रेस्पेक्ट होता है वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं टीचर का रेस्पेक्ट मिल पाता है, ये भी सवाल है। आज भी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि टीचर जो हैं वो भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं, वो भी जातिवादी चश्मे से अपने बच्चों को देखते हैं। इसलिए वो भी बच्चों को पीएचडी में परेशान करते हैं। वो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो मौलाना आज़ाद जो हैं के समय में जो टीचरों का जो स्टेटस था उसके ऊपर जो सवाल लगा है, आज शायद मुझे लगता है वो सवाल और बड़े हो गए हैं। संस्थागत हत्याएं हो रही हैं दलित छात्रों की, आदिवासी छात्रों की, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आप जाइए, एक रिसर्च कीजिए और आप पाएंगे कि हर डिपार्टमेंट, हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई टीचर किसी न किसी महकूम तबका के, मजलूम तबका के, दबे कुचले समाज से आने वाले लोगों को दबा रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो मौलाना आज़ाद की ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलाना आज़ाद जो हैं एक और बात बहुत ही अच्छी तरह से कह रहे हैं कि भाई पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक एजुकेशंस को बढ़ाने के लिए, है ना, फंड देना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि फंड सरकार को देना चाहिए, एक जिम्मेदारी है वो फंड को देना। और एक कोट में मौलाना आज़ाद का इसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मौलाना आज़ाद कहते हैं, एजुकेशन शुड हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी इन आवर नेशनल बजट आफ्टर फूड एंड क्लॉथिंग। मतलब खाने पीने और कपड़े के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर खूब बजट का पैसा खर्च होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या मानसिकता है कि शिक्षा के ऊपर बजट जो दी जाती है उसको समझा जाता है एलीट तबका कि ये पैसे की बर्बादी है। सवाल पूछना चाहिए कि बजट का पैसा जनता का है कि आपका है? आपका क्यों दिल फट रहा है? आपके बच्चे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विदेशों में जाकर पढ़ लेते हैं, और जो गरीब के जो बच्चे हैं, अगर उनके लिए आप एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस ये नहीं खोलेंगे, वो तो नहीं पढ़ेंगे, फिर वो आपकी गुलामी करते रहेंगे। दलितों, बहुजनों, वंचितों को कैसे गुलाम बना कर रखा गया है? ज्योतिबा फूले ने क्या कहा है कि उनको, उनके संसाधनों से उनको बेदखल किया गया, उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनको नीचे लेवल पे धकेल दिया गया, और फिर उनको शिक्षा से वंचित किया गया। और जो चीज़ उनके हित में नहीं थे वो नहीं बतलाया गया, जो चीज़ ताकतवर लोगों के हित में थे उन्हीं को इस तरह से प्रचारित किया गया कि वही हित हैं दलित और बहुजनों के। इसलिए एक जो है ना हेजेमनी भी ला दी गई। इसलिए फूले बार बार कह रहे हैं कि एजुकेशन से ही आप निकलोगे, एजुकेशन लो, समझो। अम्बेडकर जी भी यही कह रहे हैं, एजुकेट हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, फिर इकट्ठे हो जाओ और फिर लड़ो समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो मौलाना आज़ाद कह रहे हैं कि प्रायोरिटी होनी चाहिए नेशनल बजट का एजुकेशन के लिए, लार्जेस्ट बजट मिलना चाहिए। फूड और क्लॉथिंग के बाद, कपड़े और खाने के बाद सबसे अहम चीज़ पढ़ाई है, इस पर सरकार को खर्च होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, वजीफ़ा का पैसा काट लिया जा रहा है, स्कॉलरशिप बंद हो रहे हैं। जो भी स्कॉलरशिप मिलते थे उसमें 50 तरह की अड़चनें लगा दी जाती हैं। स्कॉलरशिप एक तरह से बंद भी नहीं हुआ और आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन देश का जो संसाधन है उसको कौड़ी के दाम पे बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को सरकार देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। करोड़ों करोड़ का बैंक का लोन माफ़ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार कुछ वजीफ़े, कुछ 100 रुपये या कुछ 1000 रुपये छात्रों को देती है, तो ये जो पूंजीपति मानसिकता के जो लोग बैठे हैं
उनको लगता है कि अरे ये तो खैरात में पैसा बट रहा है, ये तो पानी की तरफ पैसा बट रहा है, अरे ये पैसा लेके जो छात्र हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो शरारत करते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं। अगर 2,000 रुपये स्कॉलरशिप लेने पे या 5,000 लेने पे अगर एक छात्र शरारत कर सकता है, तो जिनको लाखों करोड़ों रुपए जिनको सरकार दे देती है बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उनकी शरारत का लेवल क्या होगा? सोचिए जरा। हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कई साल गुजारे हैं, कभी कभी कुछ स्कॉलरशिप भी मिला, लेकिन क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी दे दिए? क्या हमने धन इकट्ठा किया है? क्या हमारे तिजोरियों में पैसा है, हमारे अकाउंट में पैसा है? अगर स्कॉलरशिप के पैसे से अगर इतना ही कोई मालदार हो जाता, तो एक पूंजीपति के अकाउंट में कितने पैसे हैं और एक रिसर्च स्कॉलर के पास कितना पैसा है, उसकी जांच हो जानी चाहिए। तो ये भी जो प्राइवेटाइजेशंस के लिए जो कुछ भी हो रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें ये भी है कि स्कॉलरशिप दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सियासत करेंगे। आप देखिए सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कितने लीडरों का नाम मैं आपको यहाँ पे गिना सकता हूँ जो छात्र राजनीति से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अपनी पार्टी के शीर्ष पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। लेकिन जेएनयू को बार बार बदनाम किया जाता है कि वहाँ के बच्चे सिर्फ राजनीति करते हैं। कौन राजनीति नहीं कर रहा है? जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो कितना ज़्यादा राजनीति कर रहा है? तो मौलाना आज़ाद जो थे वो पब्लिक एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए वो चाह रहे थे कि बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा शिक्षा पे खर्च हो, और उसी से लिए जो सोशलिस्ट लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं कि एजुकेशन पे 10% जो है ना बजट का हिस्सा खर्च होना चाहिए। लेकिन क्या है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, शायद 4,000 बिलियन शायद इसका साइज है, और कितना पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन पे, कितना पैसा मिलता है एक छात्र को, जितना बजट खर्च किया जाता है। मैं तो कहूँगा कि जो लोग हिसाब किताब अच्छे से करते हैं उनको बताया जाए कि जितना बजट शिक्षा पे सरकार खर्च कर रही है उसमें हर छात्र को, हर व्यक्ति को कितना पैसा मिल रहा है, और उस व्यक्ति से कितना पैसा ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी के नाम पे और तरह तरह के फीस के नाम पे उनसे लिया जा रहा है। दोनों का जरा हिसाब हो जाए। कितना पैसा एजुकेशन का जो है वो सरकारी कामों में खर्च होता है, सरकारी जो मेहमान होते हैं उनकी खातिरदारी में खर्च होता है, और कितना पैसा एक्चुअली में बच्चों को कॉपी पेंसिल या देने में खर्च होता है। ये भी आप देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि बच्चे कुछ नहीं पा रहे हैं। यही इसीलिए मौलाना आज़ाद इम्पोर्टेंट है कि वो पब्लिक एजुकेशन को जो है उसमें वो चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो। और आज क्या मेंटालिटी है, कम से कम पैसा खर्च हो। एक मौलाना आज़ाद थे जो चाह रहे हैं कि खूब पैसा खर्च हो, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा उसके बाद बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। तो भारत में इतना टैलेंट है, इतना डाइवर्सिटी है कि ये इल्म के मामले में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या मेंटालिटी है, नहीं, पैसा कम खर्च करो, लोगों को सुविधा विहीन पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करो, यूनिवर्सिटियों को रुला दो बगैर फंड दिए हुए। तो क्या हालत हो रही है, जेएनयू की भी क्या हालत है, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की दीवारें टूट रही हैं। वहाँ की वाइस चांसलर अखबार में बयान देती हैं कि पैसे की कमी को दूर करने के लिए हमें जेएनयू की संपत्तियों को नीलाम करना होगा या उसको किराए पे लगाना होगा। अरे देश इतना गरीब हो चुका है कि एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए आपको किराए पे यूनिवर्सिटी की संपत्ति को लगानी होगी। तो ये शो कर रहा है कि हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। इस देश में मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, प्रोफेसर नूरुल हसन जैसे विद्वान शिक्षा मंत्रालय की शोभा बढ़ाए हैं, जो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बनने के लायक थे। लेकिन आज के शिक्षा मंत्री हमको ऐसे मिलते हैं जिनकी डिग्रियां ही पता नहीं है। ये जो है ये बदलाव आया है। मौलाना आज़ाद जो थे रिसर्च पे, फंडामेंटल रिसर्च पे भी चाहते थे कि उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, उसको पैसे से मदद सरकार करे फंडामेंटल रिसर्च के लिए जो बुनियादी तहकीक होती है, ताकि रिसर्च के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े। आजकल क्या हो रहा है, रिसर्च की अहमियत कम हो गई है।
मेडिकल इंजीनियरिंग पे जोर दी जाती है, मैनेजमेंट पे जोर दी जाती है। कितना जोर दिया जाता है फंडामेंटल रिसर्च के लिए? कितने माँ बाप हैं, या सरकार का क्या विज़न है कि फिजिक्स में कितने बच्चे, या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी में कर रहे हैं? इस पे है जोर। उनको है जल्दी पढ़ाओ, एक मजदूर सस्ता पैदा करो और फिर पैसा कमाओ। मौलाना आज़ाद ये भी कह रहे हैं कि नेशनल म्यूजियम बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी विरासत को समझें। वो कह रहे हैं, आप देखिए आजकल बच्चों को लोग लेके कहाँ जाते हैं? मॉल लेके जाते हैं, वाटर पार्क लेके जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। जाइए, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, जा सकते हैं, मैं कोई शुद्धतावादी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बच्चों को कभी कभी म्यूजियम भी लेके जाइए, कभी कभी उनको पुस्तक भी खरीद के दीजिए, कभी कभी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी, उसको भी घुमाइए, कभी कभी महापुरुषों के जो स्थल हैं उनके वहाँ भी लेके जाइए ताकि उनके अंदर में पैदा हो। खासकर जो वंचित समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में बतलाइए। अंबेडकर जी कौन थे, फूले कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, मौलाना आज़ाद कौन थे, उनके बारे में बताइए। म्यूजियम जाइए, अशोक कौन थे, अशोक का धर्म से संबंधित क्या सिद्धांत था, ये सब जानने की ज़रूरत है। बुद्ध कौन थे, बुद्धिज़्म का क्या प्रभाव भारत के संस्कृति पे, भारत के हिस्ट्री पे, सिविलाइजेशन में पड़ा। तो म्यूजियम के अंदर में ये सारी चीज़ें बच्चों को एक उसकी झलक मिलती है। लेकिन आप बताइए कितने लोग म्यूजियम जा रहे हैं, या सरकार कहाँ कहाँ म्यूजियम बना रही है, या जो म्यूजियम है उसका कितना देख रेख हो रहा है। तो मौलाना आज़ाद का विज़न था ये। मौलाना आज़ाद ये भी चाहते थे कि आर्कियोलॉजिकल स्टडी जो है हिस्ट्री में, उसके लिए पैसा सरकार दे, उसको आगे बढ़े। अब आप पूछेंगे आर्कियोलॉजिकल स्टडी से क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, मेरी पीएचडी हिस्ट्री में है। क्यों आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आर्कियोलॉजिकल स्टडी जब आप करते हैं, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब होता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जब होती है, तो बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं, बहुत सारे जो अफवाहें होती हैं, वो सारे मिट जाते हैं। क्योंकि हिस्टोरियन के अंदर में एक टेंडेंसी होती है कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी जो किताब है, जो रिटन सोर्सेज हैं, उसको ट्रुथ का टुकड़ा मान लेते हैं। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जब आपके पास होंगी, तो वहाँ पे आपको मटेरियल रियलिटी के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब एक मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, टेक्स्ट के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप टेक्स्ट पे ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है कि चूंकि टेक्स्ट को एक खास संदर्भ में लिखा जा रहा है, तो आप ट्रूथ के पास नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जब आप मटेरियल रियलिटी को अगर आप उसका स्टडी करते हैं, तो आपको पूरी चीज़ पता चलती है कि पूरी कहानी क्या है। हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल और डिटेल में, कि जो आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या है, कहीं से कोई एक टेक्स्ट मिला, उस टेक्स्ट की क्या ट्रूथ है, कितना प्रमाणिक है, कब लिखा, क्यों लिखा, किसने लिखा, किस मकसद से लिखा, किस ज़बान में लिखा, कब इसका डेट है, कब लिखा गया, कब का ये बतलाया जाता है। ऐसे ही करके इन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से 2-4 लाइन इधर से कॉपी करो और कुछ भी कह दो। लेकिन जब मटेरियल, जब एविडेंस होते हैं, तो ये फिर जो अफवाह जो होती है ना, जो हेरा फेरी हिस्ट्री की होती है, ये नहीं चल पाती है। तो ये कुछ बातें थी मौलाना आज़ाद की एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी की। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर इसको कुछ सेकंड में अगर आप समराइज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? मुश्किल काम है, लीजिए एक बार कोशिश करता हूँ। मौलाना आज़ाद ने भारत की जो बुनियादी शिक्षा जो थी, जो शुरुआती दिनों में आज़ादी के बाद, उसको बनाने में, उसको संवारने में, उसका फाउंडेशंस रखने में उनका बहुत बड़ा रोल था। शिक्षा मंत्री के तौर पे वो 1947 इंटरिम गवर्नमेंट से लेके जब तक वो जिंदा रहे 1958 में उस कार्यभार को संभाला। भारत जो कॉलोनियल टाइम में एजुकेशन में इतना पीछे चला गया था, एक आधारशिला रखी, एलीट इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने में, उसका फाउंडेशन देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन ये भी उनके ऊपर एक ब्लेम जाएगा। हालांकि ये ब्लेम नेहरू
कि जो सरकार थी उस पर ज़्यादा जाना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन को इग्नोर किया गया। यानी एक एलीट जो आपका इंटरेस्ट था वो ज़्यादा हावी होते हुए दिखा। मौलाना आज़ाद के को अगर आपको पढ़ना है तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो एक ख़ास मजबूरी में, एक ख़ास कंस्ट्रेन में वो ऑपरेट कर रहे थे। मगर जो भी था, जितनी भी मजबूरियाँ थी, मौलाना आज़ाद ने एक सेकुलर, एक डेमोक्रेटिक, एक प्रोग्रेसिव, एक फॉरवर्ड लुकिंग एक एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली। कम से कम वो डेमोक्रेटिक था, कम से कम उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थे, कम से कम इतना रिकॉग्निशंस था कि एक सेकुलर एजुकेशन दिया जाए, एक डेमोक्रेसी को कामयाब करने के लिए लोगों के अंदर में एक सेकुलर वैल्यूज़ दी जाए, एजुकेशंस के थ्रू एक बेहतर सिटीजन बनाई जाए। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च को वहन करे, उसको उठाए, स्कूल यूनिवर्सिटियों को सबके लिए मुहैया कराएं। ये कंसर्न मौलाना आज़ाद के अंदर में था। हिंदू मुस्लिम एकता थी, रिलीजियस यूनिटी थी। हाँ, ये जो वंचित तबके को ये ख़ास तरीके से उभारना या उनके लिए ख़ास एक सब्सटेंटिव पॉलिसी लाना, वो उस दौर में, नेहरू के दौर में नहीं हो पाया, जिसके लिए आलोचना होनी चाहिए। दलित और आदिवासी को रिजर्वेशंस तो दे दिया गया, लेकिन पिछड़ों को छोड़ दिया गया। और फिर ये भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई कि जिन दलितों को और आदिवासियों को रिजर्वेशंस दिया जा रहा है, किस वजह से वो उस तादाद में सिस्टम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारी कमज़ोरियां हैं जिस पे किसी और दिन बात होगी। फिर कुछ और पढ़ूंगा, कुछ और रिसर्च अगर मेरे पास होगी तो उस रोशनी में मैं आपके पास फिर तथ्यों को रखूँगा। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें आज की जो परिस्थिति है, जहाँ पे सांप्रदायिक सोच बहुत हावी हो गई है, मुनाफाखोरी की सोच बहुत हावी हो गई है, समाज बांटने वाले लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं, इस संकट की घड़ी में मौलाना आज़ाद की जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं, जो एक वेलफेयर स्टेट के सिद्धांत पर आधारित है, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर आधारित है, जो रिलीजियस टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, कल्चर का रेस्पेक्ट, ट्रेडिशंस की अच्छी चीज़ों के साथ तालीम को बनाने की जो उनका कंसर्न था, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर में है और यही उसकी खूबसूरती है। और यही सब जो इंसाइट्स हैं मौलाना आज़ाद के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के जो चैलेंजेस हैं उससे लड़ने के लिए। तो ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन मौलाना आज़ाद की एजुकेशन फ़िलोसफ़ी पे। मैंने कोशिश की कि उनकी जो बाकी की जो थिंकिंग है उसके संदर्भ में इसको मैं पेश करूं, ताकि चीज़ें एक टोटालिटी में समझ में आ जाए। और मैंने उस ज़माने की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स से भी उसको जोड़ने की कोशिश की। कोई भी डिस्कशन, कोई भी टॉक कभी कामयाब इसलिए नहीं हो सकता कि सारी चीज़ों को कोई भी लेखक, कोई भी राइटर, कोई भी वक्ता कभी भी समाहित नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। एक दृष्टि जो होती है कुछ चीज़ों को तो कैच करती है, लेकिन दूसरी चीज़ों को छोड़ देती है। इस मामले में पूरी तरह से कुछ कामयाब नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ की एक अपनी ज़रूरत होती है, उसका एक महत्व होता है। तो आज के संदर्भ में जहाँ पे तालीम एक प्रायोरिटी नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट के पास, प्राइवेटाइजेशंस हावी है, कॉम्युनल टेंडेंसीज बहुत बढ़ रही है, इस संदर्भ में मौलाना आज़ाद का जो लेक्चर है, जो उनकी बातें हैं एजुकेशन को लेकर, वो काफ़ी अहम है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक आम ज़बान में मैं उसको आपके सामने पेश करूं। आप भी अपनी राय दीजिए और जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं उसको भी आप मुझे बताइए, और इस तरह से हम लोग एक साथ मिलके कुछ सीखें, कुछ जानें और एक बेहतर समाज बनाने की तरफ कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।